Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. The first article we have to discuss here is about Civil Liability Damage Act of 2010. Then Article 371 that we will be discussing and last में हम एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक टाइगर रिजर्व को इंपैक्ट करने वाला है. तो दीज आर द थ्री आर्टिकल दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे. अब देखिए रिसेंटली जो बजट आया था इस बजट में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया एंड अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूएस एंड इवन फ्रांस के विजिट पे जा रहे हैं. तो अब ये कियास लगाया जा रहा है कि माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हम सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को अमेंड कर दें एंड साथ के साथ एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को भी थोड़ी अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है. अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? देखिए जो सिविल लाइबिलिटी एक्ट है 2010 का, इसमें एक बात कही जाती है कि जो आपके रिएक्टर्स को ऑपरेट कर रही है कंपनी, लेट्स से यहां पर ये एक रिएक्टर है, इसको ऑपरेट कर रही है लेट्स से एक कोई पीएसयू, गवर्नमेंट पीएसयू, तो सबसे पहली लाइबिलिटी 1500 करोड़ तक की तो इसी पीएसयू की रहेगी अगर कोई एक्सीडेंट होता है. बट इन केस अगर इस कंपनी को कोई फॉल्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया गया है इंटरनेशनल सप्लायर के द्वारा, तो यहां पर उसे भी कंपनसेशन देना पड़ेगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसा क्लॉज था जो कि कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, दैट इज कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज 1997, इसको वायलेट करता है. बिकॉज यहां पर इंटरनेशनल फंड बनाने की बात तो हुई है बट एक लिमिटेड लाइबिलिटी डाली गई थी इंटरनेशनल प्लेयर्स के ऊपर. तो यहां पर बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इसको अमेंड करने के लिए कह रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें कुछ अमेंडमेंट आपको देखने को मिले. अब जैसे एग्जांपल के तौर पे जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये फ्रांस के साथ स्टार्ट किया था बट 2009 से रुका हुआ है. एंड कोवडा जो न्यूक्लियर प्लांट है यूएस के साथ हमने स्टार्ट किया था एंड अगेन 2012 से ये भी रुका हुआ है. एंड कुड्डुकुलम का भी कुछ इसी तरह का हाल चल रहा है. तो कहते हैं कि देखो वैसे तो हमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए बट उसके लिए भी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट चाहिए. अगर हमारे यहाँ पे सेम यही प्रोसेस रहा लाइबिलिटी का तो फॉरेन नेशंस खासकर वेस्ट जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगी. तो ये जो 20,000 करोड़ रुपए आप 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर लगाना चाहते हैं 2033 तक इन्हें बिल्ड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने लॉ के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे. बिकॉज ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करेंगे बाय 2047. तो अगर इस टारगेट को अचीव करना है और इवन आप नेट जीरो को अचीव करना चाहते हैं तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स आपके लिए बहुत जरूरी होंगे क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, कन्वीनियंट है एंड रिमोट एरियाज में भी आपको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं एनर्जी का. एंड लास्टली ये लार्ज ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है. अब बात ये आ जाती है कि भाई यहां पर क्या चैलेंजेस हैं. अब अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट ये वही गवर्नमेंट है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का एग्जांपल देते हुए उस समय अपोज करती थी कि भाई यहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, इसको एक्ट को लॉ को आप डिल्यूट ना करें. दूसरी चीज यहां पर पोटेंशियल ये भी है कि अगर इसमें कुछ भी चेंज किया जाता है तो सिविल सोसाइटी आपकी अपोज कर सकती है उसको एंड इवन फॉरेन इन्फ्लुएंस के भी आपको उसमें चांसेस देखने को मिलते हैं. तो कहा जाता है कि भी देखो सबसे पहले तो आप ये कीजिए अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेट कीजिए जहां पर आप ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ऊपर फोकस कीजिए. पूरा आप पार्लियामेंट्री डिबेट एंड डिस्कशन के बाद पब्लिक कंसल्टेशन के बाद कोई हाइब्रिड मॉडल बिल्ड करिए जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो, जहां पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटर की हो बट एक ग्रॉस निग्लिजेंस के केस में सप्लायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे फिक्स की जाए. इन एडिशन टू दिस आपको एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है इसको इंपावर करना पड़ेगा जिससे हम गाइडलाइंस जो है प्लांट सेफ्टी की उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके, उसको और क्लैरिटी की जरूरत है तो वो हम प्रोड्यूस कर सके एंड एक्सीडेंट के रिस्पॉन्स में एक प्रॉपर चैनल या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को हम डेवलप कर सके. इन केस यहां पर आप चाहते हैं कि भाई आप न्यूक्लियर एनर्जी को इंडिया में अडॉप्ट करना ही चाहते हैं तो आप
डोमेस्टिक न्यूक्लियर इंडस्ट्री को बिल्ड करो। यहां पर आप पीपीपी मॉडल पे वर्क कर सकते हो, इंडिजिनस रिएक्टर्स के ऊपर वर्क कर सकते हो, एंड आप एक्सपैंड कर सकते हो साथ के साथ लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ अपनी पार्टनरशिप को, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो, चाहे यूरोपियन नेशन। तो यहां पर यह कहा जाता है कि भाई देखो, आपको एक बैलेंस तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इन दोनों के बीच में, ताकि डिमांड लायबिलिटी की जो है वो हम मीट कर सकें। अब ऐसा ना हो कि आपने फॉरेन नेशंस के इंटरेस्ट को प्रिजर्व किया और उसके चक्कर में डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर नेगेटिव रिपरकशंस हैं। तो आपको सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी के मेजर्स को मेंटेन करने की यहां पे जरूरत है। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन द फर्स्ट आर्टिकल। नाउ, अभी मेघालय में आपके इलेक्शन होने वाले हैं और यहां पर रैट होल माइनिंग एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, चैलेंज है हमारे सामने। अब रैट होल माइनिंग होती क्या है? जैसे चूहे गड्ढे खोदते हैं, तो ऐसे ही एक नैरो टनल यहां पर खोदी जाती है जो वर्कर्स को अलाउ करता है कोल को एक्सट्रैक्ट करने में। खासकर ये प्रोमिनेंट है आपकी जैंतिया, खासी और गारो एरिया में, गारो खासी जैंतिया में। अब द प्रॉब्लम इज, देखो पहले यहां पर माइनिंग हुआ करती थी, बट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, हेल्थ हजार्ड्स की वजह से इसको रोक दिया गया। इन्वायरमेंटल इन द सेंस कि यहां पर टॉक्सिक गैस के एक्सपोजर के चांसेस हैं, वर्कर की सेफ्टी एक प्रॉब्लम है, मोर ओवर डिफॉरेस्टेशन एक प्रॉब्लम है, सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन, ये कुछ कंसर्न्स हैं हमारे, जिसके वजह से हमने यहां पर माइनिंग के ऊपर कुछ हद तक रोक लगाई थी। अब यहां पर यह कहा जाता है कि देखो, अगर आप मेघालय की बात करें तो मेघालय के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू था आपका ये, जो भी यहां पर कोल की माइनिंग होती थी। बट क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया, तो इसके बाद से इसके कारण जो रेवेन्यू है, एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यहां पर लोग इस तरह की इंप्लॉयमेंट चाह रहे हैं। अब देखो होता क्या था कि भाई पहले लोगों का लाइवलीहुड माइनिंग के ऊपर डिपेंड करता था, बट ये रुक गया तो लोगों की इंप्लॉयमेंट नहीं मिल पाई। तो कोई ऑल्टरनेट आपने बिल्ड किया नहीं, आपने इसे बंद कर दिया, तो जिसकी वजह से एक तो स्टेट को रेवेन्यू का लॉस हुआ और कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट का लॉस हुआ। तो इस वजह से ओवरऑल लोग रैट होल माइनिंग को यहां पर प्रेफर करते हैं। अब कहते हैं अगर आप यहां पर आर्टिकल 371 के अंडर इसे डाल देते हैं, तो लोकल जो रिसोर्सेज है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो उसको रेगुलेट कर पाएगी एंड इसकी वजह से उनको काफी बेनिफिट हो सकता है। कहते हैं ऐसा हम अकेला नहीं कह रहे हैं, आप नागालैंड को देखिए, नागालैंड आर्टिकल 371 क्लॉज ए में आता है और वहां पर आप लैंड और रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो बिना सेंटर की कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस के, और नेशनल एनवायरमेंटल रेगुलेशन उसके ऊपर इतना एप्लीकेबल नहीं होता। तो इससे नागालैंड को काफी फायदा हुआ है। तो कहते हैं कि भाई हमें भी यहां पर आप कहीं ना कहीं आर्टिकल 371 के अंडर कवर कीजिए। बट देखिए यहां पर अगर हम देखें, जैसे हमने इन्वायरमेंटल और हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेस को यहां पर देखा था, तो इन कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए अभी जरूरत यह है कि हम कुछ सस्टेनेबल माइनिंग के ऊपर फोकस करें, जो कि इको फ्रेंडली हो, मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड हो, एंड किसी भी प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करने से पहले इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के ऊपर ध्यान दें। साथ के साथ आपको रेगुलेशन और मॉनिटरिंग के ऊपर फोकस करना होगा, ताकि ओवरऑल इस एरिया में आपको कोल माइनिंग के जो ऑपरेशंस है उसमें वर्कर सेफ्टी के ऊपर पूरा ध्यान रख सके, बिकॉज बारिश बहुत ज्यादा होते हैं तो फ्रीक्वेंटली फ्लडिंग हो सकती है इन कोल माइंस के अंदर। आपको यहां पर ऑल्टरनेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करना होगा, जैसे टूरिज्म को आप प्रमोट कर सकते हो, हैंडीक्राफ्ट को, क्लीन एनर्जी को, मतलब यहां पर गवर्नमेंट लेड जॉब्स को क्रिएट करना पड़ेगा। उससे रैट होल माइनिंग आपकी कहीं ना कहीं इस एरिया में डिक्लाइन कर सकती है। बाकी पब्लिक के साथ कंसल्ट कीजिए, उनको एक सेम पेज पे लेके आइए, उसके बिना ये आपका चीज कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो यहां पर इस सेकेंड आर्टिकल में ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पे ध्यान में रखनी थी। अब रिसेंट टाइम में हुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, इन्होंने एक आपका टाइगर रिजर्व है, दैट इज सतपुरा मेलघाट टाइगर रिजर्व, इसके कुछ एरिया को डिवर्ट करने की सोची है एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की आपकी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, इसने कहा कि आप कोई ऑल्टरनेटिव साइट का थोड़े खोज कर लो, बिकॉज इससे इन्वायरमेंटल डैमेज बहुत ज्यादा होने वाला है, तो हमें उसे मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि देखो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल और खांडवा वाले जो एरिया है, वहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी इंप्रूव होगी। अब इसमें दो डैम्स,
एक मोरंडा रिवर के ऊपर, एक आपका गंजल रिवर के ऊपर, इन दोनों के ऊपर बिल्ड किए जाएंगे, जिसमें 6 से 7 लाख के करीब पेड़ आपके काटे जाएंगे। और मोर ओवर 600 से ज्यादा ट्राइबल फैमिलीज के ऊपर इसका असर पड़ेगा। एंड यहां पर आप ये मान के चलो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अब यहां देखने वाली बात यह है कि जैसे अगर आप किसी एरिया को सबमर्ज करोगे वाटर के अंदर, तो वहां पर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर असर पड़ सकता है टाइगर की, क्योंकि टाइगर को एक बड़ी टेरिटरी चाहिए होती है रहने के लिए। अब अगर वो टेरिटरी श्रिंक करती है तो कहीं ना कहीं उनकी रिप्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ता है। तो पहली चीज तो यहां पर आपको वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असर पड़ेगा, बिकॉज लेपर्ड्स, वुल्व्स, डॉग्स, हाइनास, ये बहुत सारी स्पीशीज यहां पर आपको देखने को मिलती है। तो उनका हैबिटेट लॉस होगा, तो डिस्ट्रप्शन आएगा इकोसिस्टम में, और इससे बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन करेगी। एंड मोर ओवर जो फ्रेगमेंटेशन है, इसकी वजह से जो शिकार की अवेलेबिलिटी है वो भी डिक्लाइन करेगी। अब मैंने आपको कहा कि यहां पर 600 से ज्यादा आपके ट्राइबल पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है। तो 600 से ज्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है यहां पर, मतलब फैमिलीज हैं, उनके लाइवलीहुड के ऊपर असर पड़ेगा। एंड इनका लाइवलीहुड मेजरली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उनके माइनर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो डायरेक्टली इकोनॉमिक लॉसेस इन कम्युनिटी को देखने को मिल सकते हैं। मोर ओवर ये एक इंपॉर्टेंट टाइगर एरिया है, तो टाइगर पॉपुलेशन की जेनेटिक एक्सचेंज को मेंटेन रखने के लिए आपको यहां पर पॉपुलेशन स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि आप इस एरिया को प्रिजर्व करो। तो ओवरऑल यहां पर इस वजह से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको प्रोजेक्ट को मना कर रही है। अब इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो वो प्रोटेक्ट करता है टाइगर रिजर्व को। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात की जाए तो वो रेगुलेट करता है कि जो फॉरेस्ट लैंड है नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए यूज ना हो। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की बात करता है। एंड ऐसे ही फॉरेस्ट राइट एक्ट आपका बात कर रहा है ट्राइबल की कहीं ना कहीं राइट्स के बारे में। तो ये 4 मेजर लॉज हैं जो इस चीज को गवर्न करते हैं। अब यहां पर अगर आप इन टोटल इस प्रोजेक्ट के लिए जाना चाहते भी हैं, तो आपको यह इंश्योर करना होगा कि यहां पर प्रोजेक्ट के अंदर सस्टेनेबल अप्रोच को आप लेके आए। पहले तो ऑल्टरनेटिव साइट को आप बिल्ड करें, अगर नहीं हो सकता तो इस तरह के मेथड डेवलप करें जहां पर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को आप मिनिमाइज कर सकें। देन इसके साथ साथ यू हैव टू फोकस अपॉन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ट्राइबल राइट्स, खासकर रिहैबिलिटेशन, कंपनसेशन, लैंड के जो राइट्स हैं, आप उनको यहां पे इंश्योर कीजिए कि इन पॉपुलेशन के ऊपर जो इंपैक्ट है वो मिनिमम किया जा सके। एंड यहां पर सस्टेनेबल लाइवलीहुड या इको टूरिज्म को भी आप प्रमोट कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग। एंड इसके साथ साथ आप कंजर्वेशन एफर्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए। देखो, प्रोटेक्टेड एरिया आप अगर श्रिंक करते जाओगे तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो सकता है। तो यहां पर आपको प्रोटेक्टेड एरिया को एक्सपैंड करने की जरूरत है, और बफर जोन की जो डेफिनेशन है उसको एक्सपैंड कीजिए, ताकि सतपुरा मेलघाट एरिया में बफर जोन आप एक्सपैंड कर सकें, और इससे आप जो हैबिटेट है उसको रिस्टोर कर सकेंगे। इसके लिए आपको आसपास के एरिया में लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी एंड फोकस करना पड़ेगा रिकवरी प्रोग्राम के ऊपर। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इससे काफी फायदा मिल सकता है ओवरऑल। अब इसको लेके कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी वेरियस जजमेंट आई हैं, जैसे टी.एन. गोदावरम जो केस था आपका, यहां पर फॉरेस्ट की डेफिनेशन को एक्सपैंड करने की बात की थी अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहां पर इको सेंसिटिव जोन को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। मोर ओवर गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में स्ट्रेस किया गया था कि आप इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी को मेंटेन कीजिए जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। तो मेक श्योर जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स को अलाइन किए करें, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करें, एंड इससे ओवरऑल आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर पाएंगे। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो, और डिस्कशन अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर से दबाना। धन्यवाद।